हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जहाँ तक पता होगा कि आप लोगों का 40 MCQ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसको आप लोगों को बनाना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक बना लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेके 40 तक का बनाएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग 20 तक डिस्कस किए थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे 21 से करते हैं। यहाँ पे सवाल है 21 नंबर कि दी rth टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n इज, ठीक है, कि 1 + x पावर n का अगर एक्सपेंशन किए तो rth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 + x के पावर n के एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन आप लोगों को आता होगा कि यहाँ होता है NC0, ठीक है, NC0, फिर होता है NC1 x प्लस NC2 x² प्लस ऐसे डॉट 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 चलता जाता है ना। तो RH टर्म बोला है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, तो देख सकते हैं ये हुआ थर्ड टर्म। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि जो टर्म है x के पावर में उससे कम आ रहा है, और NC यहाँ पे जो है, यहाँ पे C के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन में जो नीचे है सिलेक्ट कितना चूज करना है, तो वही जो पावर में है उतना ही चूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड के लिए 2 आया है, सेकेंड के लिए मतलब 2 के लिए 1 आया है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें RH टर्म, तो RH टर्म में क्या आया होगा, RH टर्म में आया होगा NCR-1, ठीक है, और x के पावर में हुआ होगा R-1, तो RH टर्म यही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन को टिक मार दीजिए, यहाँ पे हो गया दूसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली इज। यहाँ पे कह रहा है आपको कि 7th टर्म दिया हुआ है एक AP का, और साथ ही साथ 12th टर्म एक AP का दिया हुआ है ठीक है, 7th टर्म और 12th टर्म एक AP का दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि 10th टर्म क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी टर्म निकालना हो, an निकालना हो, तो क्या जरूरत होता है, a प्लस, अगर फॉर्मूले की बात करें तो n-1d, यानी हम लोग को चाहिए a और हम लोग को चाहिए d। अगर a और d पता है तो हम लोग को जो टर्म निकालने बोलेगा निकाल देंगे, है ना। और यही a और d निकालने के लिए हम लोग को ये 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। A7 तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको a + 6d, और ये हुआ 34, और A12 यानी इसको लिख सकते हैं a + 11d, और ये हो गया 64, ये 34 ये 64। अब देखिए 2 इक्वेशन मिल गया हम लोग को, और a और d हम लोग को 2 चीज़ चाहिए था, दोनों को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन तो है ही ये, हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, है ना। तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए 11 में से अगर 6d को घटाए हम लोग तो यहाँ बचेगा 5d, क्योंकि a से a तो कट गया होगा, और 64 में अगर 34 को घटाए तो यहाँ पे हो गया 30, तो d आ गया यहाँ पे 30/5, यानी कट कुट के हो गया d बराबर 6, d बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग a के लिए, तो a + 6 × 6 = 34, और यहाँ से a = हो गया 34 - 6 × 6 के तो 36 हुआ, और 34 में 36 घटा तो यहाँ पे हो गया -2, यानी a यहाँ पे आ गया -2, d हो गया 6। हम लोग को 10th टर्म चाहिए, है ना, तो A10 क्या हो जाएगा, a + 9d, a हम लोग का है यहाँ पे -2 + 9 × d, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हो गया -2 + 9 × 6 किए तो हो गया 54, और 54 में अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 52। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा नंबर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो गया दूसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है हम लोग को कि इफ़, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + 2 + 2 स्क्वायर से लेकर के +2 पावर n-1, इसका सम कह रहा है 255 है। तो क्या बताइए n का वैल्यू क्या होगा,
ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी, n का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि ये जीपी में दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगर हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म, जो आपका सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट से भागा दिए तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म को भी भागा दिए अगर सेकेंड टर्म से तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जीपी फॉर्म कर रहा है। और जीपी के लिए हम लोग सम का फॉर्मूला जानते हैं, है ना। जीपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो a कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, और कॉमन रेशियो की बात करें तो देखिए 2 है ना। तो भाई तो एस एन निकालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। एस एन यहाँ पे दिया हुआ है 255 और a यहाँ पे 1 है, और r की बात करें तो 2 है, यानी 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा में हो गया यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग का आ गया 255 बराबर में 2 में से 1 घटा तो 2 ही, मतलब 1 ही बचेगा, और बच जाएगा ऊपर में 2 पावर n माइनस 1, माइनस 1 को इधर किया तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 2 के पावर n बराबर में 256, है ना। 55 में 1 जुड़ जाएगा इधर जा करके। अब 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 56 है, हम लोग जानते हैं 256 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 8, है ना। तो n यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ से n बराबर आ गया 8, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इन नंबर्स, ठीक है, वी हैव, तो याद रखिएगा एम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। एम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, ठीक है, और जीएम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच एम। ये एक होता है रिलेशन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है 3,-2 एंड 3,4 ईच, ठीक है। मान लें ये x1 y1 है और ये है x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग स्लोप का, तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और उसको m से हम लोग डिनोट करते हैं स्लोप को। अब यहाँ पे अगर देखें तो y2 कितना है, 4 है, माइनस y1 कितना है तो माइनस में 2 है, ठीक है। अब हम लोग x की बात करें तो यहाँ पे x2 में 3 है, माइनस x1 यहाँ पे 3 है, x1 यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस ऑफ माइनस, मतलब यहाँ पे हो गया 4 + 2 बट्टा में 0 आ गया। 4 यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये केस जो है वो नॉट डिफाइन का है, ठीक है। ये केस जो है वो नॉट डिफाइन का, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, याद रखिएगा ये चीज़ याद रखिएगा कि फानाइट बाय 0 ये हमेशा नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा फानाइट आया, नीचे में 0 आया, तो ये नॉट डिफाइन वाला केस था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एनी, अच्छा एक सेकेंड फिर से रिपीट कर दिया सवाल, कोई ना। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि दिया हुआ यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि ए के वैल्यू के लिए बताइए किस ए के वैल्यू के लिए ये जो दोनों लाइन दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखना क्या है कि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मान लीजिए L1 के लिए है और ये लाइन L2 के लिए है। तो अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक है, तो कंडीशन याद रखिएगा कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 ये होता है 0 के बराबर, ठीक है, ये 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन को यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो a1 कितना है, 3 है, 3 गुने यहाँ पे a2a है, यहाँ पे a हो गया माइनस 4, सुना ना, क्योंकि प्लस है तो प्लस लेंगे और फिर -4 था, इसी कारण से डायरेक्ट माइनस लिख दिए, तो कोई ना। फिर यहाँ साथ में b2 6 है, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3a, फिर माइनस में 24 इक्वल टू 1,
यानी यहाँ पे हो गया 3a = 24, 3 से 24 कटा 8 टाइम्स में, यानी a का वैल्यू हो गया 8। ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y = 12। ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग को लाइन निकालना है ना, लाइन का इक्वेशन निकालना है, और हम लोग को दिया क्या गया है, तो वो पास कर रहा है 4,3 से और पैरेलल है 3x + 4y = 12। तो ध्यान ये देना है क्या कि कोई भी इक्वेशन का अगर हम लोग को कोई भी लाइन का अगर हम लोग को इक्वेशन निकालना है तो क्या जरूरत होता है, स्लोप जरूरत होता है ना, और साथ ही साथ सी कह सकते हैं ना, इंटरसेप्टिंग पॉइंट। तो y = mx + c आ गया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 4,3 से पास कर रहा है, पैरेलल है इस लाइन के। तो जब पैरेलल है इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन के लिए होगा वो जो हम लोग लाइन निकालेंगे उसका भी स्लोप वही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप होता है इक्वल। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्लोप अगर निकालें तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हो गया आपका 4y = -3x - 12, यानी y = -3x - 12/4 है। यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखें तो m = हो गया -3/4। ठीक है, m = -3/4 आ गया, यानी जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, -3/4x साथ में +c। अब देखिए ये पॉइंट से पास कर रहा है, इसमें अगर पुट करेंगे तो हम लोग को c निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 4 है, y 3 है, तो y जगह पे 3 रखे हैं, -3/4 इंटू x तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, साथ में +c। 4 से 4 कटा, है ना, तो यहाँ पे इधर देखिए 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c = हो जाएगा, उधर तो 3 था ही और फिर माइनस में उधर किए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ गया, यानी c = हो गया 6। तो हम लोग को लाइन का इक्वेशन क्या मिला, लाइन का इक्वेशन नहीं, इक्वेशन का, हाँ ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, y = मिल गया हम लोग को, स्लोप तो -3/4 था, साथ में x प्लस c की जगह पे हो गया 6। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल गया यहाँ पे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4y = -3x + 24, है ना। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में कर लें तो हो गया 3x + 4y = 24। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोग के साथ, तो हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ax + by + c = 0 एंड ax + by + d = 0, है ना। दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, d - c बटा √a² + b²। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज 0,1। रेडियस 4 दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 0,1। पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका सेंटर दिया हुआ है h, k, ठीक है, और इसका अगर हम लोग बात करें रेडियस का इसका अगर हम लोग बात करें कि रेडियस दिया हुआ है r, तो ध्यान रखिए जो इस सर्कल का इक्वेशन होगा, इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होता है x - h² प्लस y - k² = r²। ठीक है, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। अगर h, k सेंटर है और r रेडियस है, ठीक है। चलिए इसी में सब पुट करते हैं, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा कि x - h की जगह पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे हो गया x - 0² प्लस y - k है, तो k की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी y - 1² = r²। r यहाँ पे 4 है तो 4² हो गया और 4² हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे आ गया x² प्लस y - 1² = 16। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि फोकस ऑफ द पाराबोला x² = 16y इज, है ना, x² = 16y। तो ध्यान रखिए जो पाराबोला का इक्वेशन होता है वो होता है x² = 4ay,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ay, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4ay होता है, तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यानी अगर लिखना चाहें इसको 16y को तो लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4y। अब ध्यान देना है यहाँ पे a क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कंपेयर करने पे a हम लोग को 4 मिल गया, a हम लोग को 4 मिल गया यहाँ पे। अब जब a 4 मिल गया, ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे फोकस का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर वाले के लिए, ध्यान रखिएगा दो तरह के पैराबोला होता है, एक एक्स स्क्वायर वाला होता है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। दोनों के लिए फोकस अलग अलग होता है। अगर हम लोग बात किए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, तो इसका जो फोकस होता है वो होता है 0, a, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें तो इसके लिए जो फोकस होता है वो होता है यहाँ पे a, 0, है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ पे बात करें 0, a होता है और a यहाँ तो 4 है, यानी जो फोकस आया हम लोग का वो हो गया 0, 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी निकालना है हम लोग को इस इलिप्स का, ठीक है। एक इलिप्स दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ इलिप्स का इक्वेशन कह रहा है यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालिए। तो इसेंट्रिसिटी याद रखिएगा कि जैसे अगर आपका फॉर्म यहाँ पे इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ध्यान दीजिएगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, मतलब मेजर एक्सिस उसका हो जाएगा एक्स एक्सिस, है ना। तो जो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर किए हम लोग तो बी स्क्वायर यहाँ पे 16 दिख रहा है, यानी 16 अपॉन हो गया यहाँ पे 36, 16 4 4 16 हो गया। 36 की बात किए तो 9 4 36 हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग का आया 1 माइनस 4/9। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया LCM 9 और यहाँ पे हुआ 9 माइनस 4, यानी यहाँ पे आ गया √5/9। अब देख सकते हैं √5 तो √5 ही रहेगा, लेकिन √9 जो है वो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया √5/3। ऑप्शन कोई दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे √20/6 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4/6, और √5 तो √5 रह गया, लेकिन √4 जो है वो 2 लिख सकते हैं, इसको बटा 6 हो गया। 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी यहाँ पे आ गया √5/3। ऑप्शन मैच कर गया ना, यहाँ पे हो गया 31 का 3 नंबर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं डी है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो सेम है जो क्लास 10 के लिए था ना, बस उसी को एक्सटेंड करके कर दिया गया है। तो ध्यान ये दीजिए कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका इक्वेशन x1 y1 z1 है, और इसका दिया पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो x2 y2 और z2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, हम लोग का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया √4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से हो गया √2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और फिर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। यानी यहाँ पे आ गया √20। अब √20 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू 5, है ना, और √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, और √5 तो √5 ही रह गया, यानी हम लोग का यहाँ पे आ गया 2√5। ऑप्शन नंबर पहला हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिमिट से है, कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x³ माइनस 2x² बटा x² माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा, है इसका लिमिट निकालना हम लोग को। देखिए यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, देख सकते हैं ऊपर से हम लोग x² को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको जब फैक्टर करें, देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 को जब हम लोग फैक्टर करें तो यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 5x को तोड़े हो जाएगा -2x -3x, और यहाँ पे है +6, है ना। इन दोनों जगह से x को कॉमन लिया तो x -2 बचा, इन दोनों जगह से -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे भी x -2 बचा, दोनों से x -2 कॉमन आया और यहाँ बचा x -3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x -2 x -3, x -2 से x -2 कट गया। अच्छा, ये क्यों किए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट किया ना तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लगा रहे हैं, है ना। ये चीज़ बताना भूल गए कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग 2 पुट करेंगे ना तो 2 की पावर 3 8 होता है, और यहाँ पे जब पुट किए तो हुआ 2 × 2 का पावर 2, और यहाँ पे भी 8 आ गया, 8 - 8 0 हो गया, और जब नीचे भी पुट करेंगे तो नीचे भी पुट करने पे देखिएगा 0 आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को लगा करके यहाँ पे इसका लिमिट निकालें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम लोग पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, अब डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को दे देगा। जैसे पुट किए यहाँ पे तो हो गया 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 - 3 -1, और यहाँ पे आ गया लिमिट इसका -4, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी यहाँ पे लिमिट का है, दिया गया है कि रूट में 1 + x - 1/x है। यहाँ पे जैसे ही x को 0 रखें, देखिए यहाँ पे भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, है ना, क्योंकि जैसे ही x को यहाँ पे 0 रखें, रूट में 1 आया, रूट 1 तो 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया, और बटा में x है तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे रैशनलाइजेशन। देखिए यहाँ पे इंटू रैशनलाइजेशन लगाते हैं, ऊपर वाले को रैशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर को, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 1 + x + 1 अपॉन रूट में 1 + x + 1। यहाँ से क्या आ गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए ये a - b है और ये a + b है, हम लोग जानते हैं कि a - b और a + b को जब गुना करें हम लोग तो हो जाता है a² - b²। तो यहाँ से क्या हो गया, √1 + x का स्क्वायर यानी 1 + x बचेगा, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर यानी -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है, फिर इंटू में रूट में 1 + x है, साथ में +1 है, 1 से 1 कटा, यहाँ बचा x, तो x से तो x भी तो कट जाएगा, है ना, ऊपर 1 बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, जब x से x कटेगा तो अब लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए x को 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 + 1, तो रूट 1 तो 1 ही होता है, यानी 1 + 1 2 आ गया, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 34 का हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x बाई 10 2x क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूले की पहले बात करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, sin ax बाई ax ये 1 होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर बात करें हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 ax बाई ax करें तो ये भी 1 होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, कैसे, तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे sin 4x है। अब ध्यान देना है कि sin ax बाई ax यहाँ पे करें तो हम लोग को काम हो जाता है ना, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे उससे ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए हमको चाहिए नीचे 4x, तो 4x से यहाँ पे क्या किए हैं, 4x से यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए हैं, तो भाई मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्या दिक्कत पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में क्या था, 10 2x था, अब 10 2x के लिए भी 10 2x के लिए भी नीचे 2x चाहिए, है ना, देखिए ax चाहिए था तो 2x दे दिए। अब अगर डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे काम हो गया। देखिए एक सेकेंड, क्या कर रहे हैं, इसको और से देखिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax बाई ax है, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax बाई ax है ना, तो इसका लिमिट तो 1 हो गया, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या आ गया, हम लोग को यहाँ पे लिमिट आ गया, यहाँ पे एक सेकेंड और आ गया, देख सकते हैं कि x से तो x कट गया, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे इसका तो लिमिट 1 हो गया, इसका लिमिट हो गया 1, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे में बचा 1, यानी लिमिट हो गया इसका 2, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल देखिए, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x फॉर्मूला रखेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा -cosec² x
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, या फिर एक और तरीका लगा सकते हैं कि एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर्मूला होता है कि साइन 2x को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, d/dx साइन 2x अपॉन 2। अब 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर कर सकते हैं, 1/2 बाहर हो गया। ठीक है, 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन बचा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग जानते हैं साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, है ना, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। बट यहाँ तो चेन रूल लगेगा, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कटा, यहाँ पे बच गया cos 2x। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6 देन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज। तो ध्यान रखिए कि मान लेते हैं अगर हम लोग मीन निकालना चाह रहे हैं 15 टर्म का, तो वो टर्म सारे क्या होंगे, x1 x2 मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, और लेकर के इसका x15। ठीक है, 15 तक का कोई टर्म है यहाँ पे। अब इसका मीन निकालें, इसका मतलब 15 से डिवाइड किए होंगे, और ये दिया हुआ है 16, यानी सम कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सम कितना हो जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा यानी 90, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि इफ ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ई एक इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका, याद रखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। और श्योर इवेंट का, मान लीजिए अगर यहाँ पे f है और f कह रहा है कि श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा होता है 1। तो इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता है, श्योर इवेंट का 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा सब चीज़। अगला सवाल और आखिरी सवाल, यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 7 जो है वो रेड बॉल है। एक बैग है, ठीक है, इसमें 5 वाइट है और 7 रेड बॉल है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग का, ठीक है, ई जो है उसको मान लेंगे कि ड्रॉइंग अ रेड बॉल है ना, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे पीई निकालना है। ध्यान रखिए क्या बताए थे प्रोबेबिलिटी में, अगर मेरा वीडियो अगर पुराना देखे होंगे तो हमेशा यही बात कहते हैं कि टोटल बॉल कितना है, तो 7 और 5 है, उस थैले में टोटल 7 + 5 12 बॉल है, तो उसको लिखना है नीचे। और आपको चाहिए क्या, रेड बॉल, और रेड बॉल कितना है तो 7 है, तो ऊपर लिख दीजिए 7। बस यही हो गया आपका आंसर, 7/12 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा दूसरा नंबर 7/12। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।